नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धारा 125 जो भरण पोषण के मामले होते हैं उसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसे निर्णय लिखा जाता है उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो मैं इस निर्णय लेखन में एक केस का फैक्ट बता रहा हूं, उसमें हम लोग निर्णय लेखन सीखेंगे कि धारा 125 में भरण पोषण में कैसे एक निर्णय लिखा जाता है। तो केस का फैक्ट इस प्रकार है कि इसमें आवेदिकागण और अप्राप्य पुत्री गगन नाम से हैं, जिसने आवेदिका गणों ने माननीय न्यायालय जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली के समक्ष भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। केस का फैक्ट आगे इस प्रकार है कि आवेदिका अ एवं अनावेदक ब का विवाह दिनांक 1/1/2001 को मुंगेली में संपन्न हुआ। विवाह के बाद अनावेदक एवं आवेदिकागण रायपुर में रहे। विवाह के दाम्पत्य जीवन से अनावेदक एवं आवेदिका को एक पुत्री का जन्म हुआ जो वर्तमान में 3 वर्ष की है, जिसका नाम गगन है। फिर आवेदिका का आगे इस प्रकार कथन है कि विवाह आवेदिका पुत्री के जन्म के पश्चात से ही अनावेदक ने आवेदिका के साथ क्रूरता करना प्रारंभ कर दिया एवं उसके साथ मारपीट करना चालू कर दिया तथा बात पर यह धमकी देने रहे कि तलाक दे दूंगा। तथा आवेदिका का कथन इस प्रकार आगे इस प्रकार है कि अनावेदक के इस प्रकार क्रूरता से आवेदिका ने अनावेदक के दाम्पत्य जीवन छोड़कर अपने माता पिता के निवास स्थान ग्राम मुंगेली में रहने लगी तथा अनावेदक ने आवेदिका को लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है तथा अनावेदक के द्वारा न ही कोई आवेदिकागण को मासिक भत्ता प्रदान किया जा रहा है और न ही कोई उसकी पूछपरख की जा रही है। आवेदिका ने आगे इस प्रकार और कथन किया है कि अनावेदक लोक निर्माण विभाग में जो है सहायक यंत्री मतलब इंजीनियर के पद पर पदस्थ है, जो प्रति माह 20,000 रुपये आय अर्जित करता है। आवेदिका ने अपने स्वयं के लिए 6,000 रुपये तथा अपने अप्राप्त पुत्री के लिए 4,000 रुपये भरण पोषण प्रति मासिक दर की मांग की है। अब इसमें केस में अनावेदक का जो अभिवचन है, अनावेदक ने क्या उसके उत्तर दिया उस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो अनावेदक ने जो इसमें अभिवचन किया है कि यह है कि आवेदिका के समस्त कथनों का इनकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि आवेदिका जो है उसके अनुपस्थिति में उसके निवास गृह को छोड़कर बिना पर्याप्त के कारण छोड़कर चली गई है। फिर आगे इस प्रकार है कि आवेदक ने आवेदिका को दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए कई बार लाने का प्रयास किया, किंतु आवेदिका के द्वारा दाम्पत्य जीवन स्थापित करने के लिए इनकार कर दिया गया है। आगे अनावेदक का आगे अभिवचन इस प्रकार है कि आवेदिका जो है अपने माता पिता की एकलौती पुत्री है, इसलिए जो है आवेदिका के माता पिता चाहते हैं कि वह नौकरी छोड़कर उसके साथ रहे, किंतु अनावेदक ने उनकी बातों से मानने से इनकार कर दिया है। तथा आगे इस प्रकार और अभिवचन है कि अनावेदक ने यह स्वीकार किया है कि वह लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ है तथा उस प्रति माह 15,000 रुपये आय अर्जित करता है। तथा आगे इस प्रकार अभिवचन किया है कि अनावेदिका जो एक प्रशिक्षित महिला है तथा वो प्रति माह 20,000 रुपये आय अर्जित कर अपना तथा अपने पुत्री का भरण पोषण पर्याप्त करने में सक्षम है। तथा अनावेदक ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि वह आवेदिका गण का भरण पोषण करने में कभी त्याग नहीं किया है तथा वह यह भी चाहता है कि वह उसके साथ रहे तो आवेदिका गण का भरण पोषण करने के लिए तैयार है। तो ये केस का फैक्ट है जो आवेदिका और अनावेदक ने अभिवचन किए हैं। अब इसमें जो साक्ष्य क्या होता है उसको देखते हैं। तो आवेदिका साक्ष्य है। आवेदिका दो साक्ष्यों का परीक्षण हुआ है, एक आवेदिका स्वयं और उसकी पिता। तो इसमें आवेदिका ने पूरी अपनी अभिवचन का समर्थन किया है, अपने आवेदन पत्र में जो बातें लिखी हुई हैं उसको पूरी अपने साक्ष्य में समर्थन किया है। तो इसमें जो है अनावेदक साक्ष्य 2, आवेदिका साक्ष्य 2, उसके पिता जो हैं उसने आता है गवाही में और उसने उसका जब प्रति परीक्षण किया जाता है तो उसने अपने बाद में यह स्वीकार किया है कि वह एक क्या है
रिटायर रेंजर है तथा उसकी प्रति माह अर्जित 45,000 रुपये है तथा 3 लाख रुपए है वो कृषि आय से अर्जित करता है। ये उसकी स्वीकृति है जो प्रति परीक्षण में हुआ। अब अनावेदक साक्ष्य में देते हैं। अनावेदक साक्ष्य ने अपने स्वयं ब जो है अनावेदक साक्ष्य है, इसने अपने स्वयं का प्रति परीक्षण किया है अनावेदक साक्ष्य 1 के रूप में तथा अपनी माता का परीक्षण किया है अनावेदक साक्ष्य 2 के रूप में। तो अनावेदक ने अपने इस बात का पूरी समर्थन किया जो अभिवचन में लिखा है उसकी समर्थन करते हुए तथा इसका जब प्रति परीक्षण किया गया तो इसने इस बात का स्वीकार किया है कि आवेदिका को एक बार मारा था तथा अन्य अवसर पर उसे गाली गलौज की हुई है तथा उसने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि वह लोक निर्माण यंत्र में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ है। अब इस केस में हम लोग अब जजमेंट राइटिंग देखते हैं। तो जजमेंट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, जो भरण पोषण आदेश कैसे लिखा जाता है उसको सीखेंगे एक एक चीज़ को। देखिए जो जजमेंट राइटिंग रहता है कोई भी केस का जो पहले से लेकर 5वें कंडिका तक एक ड्राफ्ट रहता है और लास्ट का जो कंडिका रहता है वो भी लास्ट तक जो 5वें कंडिका है वो भी एक सेम कंडिका ही रहता है जो ड्राफ्टिंग के बेस में ही रहता है। जो फॉर्मेट रहता है वो सेम है, सिर्फ आपको बीच में जो है साक्ष्य संकलन में है वहाँ आपको ध्यान देना रहता है और वही मेन पॉइंट रहता है। बाकी जजमेंट राइटिंग एक फॉर्मेट की तरह रहता है। तो हम लोग सीखेंगे कि भरण पोषण आदेश कैसे लिखा जाता है। तो पहले देखते हैं। देखिए जो कोर्ट का नाम रहता है वो लिखा जाता है पहले में हेडिंग में। तो न्यायालय का नाम में यहाँ कोई न्यायालय का नाम नहीं दे रखा है तो कौन सा नाम है, मजिस्ट्रेट का क्या नाम है, तो यहाँ मैं XYZ लिखा हूँ। आपका अगर कहीं भी नाम रहे तो पीठासीन अधिकारी का नाम लिखा जाता है यहाँ। फिर क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। अब यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक। विविध दांडिक मतलब क्या है, मिसलिनियस जो रहता है MGC प्रकरण रहता है। तो वे जो केस रहता है 125 विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक में आता है तो उसका एक प्रकरण क्रमांक लिखेंगे यहाँ। अब क्या है, प्रस्तुत दिनांक, जिस दिन आपको केस प्रस्तुत रहता है उस डेट को लिखा जाता है यहाँ। और जिस दिन केस को क्या होता है, केस नंबर मिल जाता है, केस संस्थित रह जाता है, केस क्या है रजिस्टर्ड हो जाता है, पंजीयन हो जाता है, तो उस डेट को यहाँ लिखा जाता है। अब यहाँ से क्या देखेंगे, दो पार्टी हैं हमारा अ और गगन नाम से दो है आवेदिकागण। तो क्या है, अ पति, ब उम्र निधि रखे है तो उम्र को खाली छोड़ दिए इतने वर्ष है ना। गगन पिता, ब उम्र इसका दे रखे है 3 वर्ष तो 3 वर्ष। नाबालिग वली क्या है, इसकी नाबालिग वली माँ है तो माँ लिखेंगे अ। और दोनों निवासी क्या है, मुंगेली थाना, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। ये क्या है, आवेदिकागण है। अब विरुद्ध में हम लोग लिखेंगे ब पिता, सा उम्र, निवासी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, रायपुर का, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़, अनावेदक है ये। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे आवेदिका एवं अनावेदक का अधिवक्ता, जो इस केस में है अधिवक्ता उसका नाम लिखा जाता है यहाँ। तो आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री जो भी नाम रहेगा अधिवक्ता का उसका, और अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जो भी नाम रहेगा उसका। अब क्या है, यहाँ देखिए जो भरण पोषण आदेश रहता है वो निर्णय नहीं लिखा जाता है, यहाँ उसको आदेश लिखा जाता है। तो भरण पोषण आदेश लिखेंगे यहाँ। तो क्या लिखेंगे, अब जिस दिनांक को उस दिन प्रोनाउंस किया जाता है आदेश, उस दिनांक को यहाँ लिखा जाता है। जैसे कि आज दिनांक 31/5/2023 को पारित किया गया आदेश को। अब देखिए फर्स्ट कंडिका में हम लोग लिखते हैं कि जो केस प्रस्तुत रहता है उसको लिखा जाता है कि क्या चीज़ का केस प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, तो उस चीज़ को लिखा जाता है ताकि निर्णय पढ़ने वाले, आदेश पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले कंडिका में समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या चीज़ का केस है। तो ऐसे लिखा जाता है, देखते हैं। आवेदिका एवं अप्राप्त एवं पुत्री गगन ने अनावेदक ब के विरुद्ध भरण पोषण के आदेश हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसका निराकरण किया जा रहा है। तो ये पहला कंडिका रहता है निर्णय का या आदेश का। तो ये रहा पहला कंडिका। अब दूसरे कंडिका में ये लिखा जाता है कि किसी भी केस में अगर वो एडमिटेड फैक्ट है, अविवादित तथ्य है रहता है कोई, तो लिखा जाता है। जैसे हमारे इस केस में एडमिटेड फैक्ट यह है कि अनावेदक एवं आवेदिका विवाहित व्यक्ति हैं, उनका विवाह 1/1/2001 को हुआ था तथा आवेदिका क्रमांक 2 गगन क्या है उसकी पुत्री है तथा यह भी स्वीकृत है कि उसने अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है कि वो क्या है लोक निर्माण विभाग में
सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ हैं। तो ये क्या है, एडमिटेड फैक्ट है। और एडमिटेड फैक्ट को कैसे खोजेंगे आप, जैसे कोई बात आवेदिका ने कही है, उसको अनावेदक ने अपने जवाब दावा में इनकार नहीं किया जाता, तो वो क्या है, एडमिटेड फैक्ट है। तो इसने इस बात से कहीं इनकार नहीं किया गया है, तो वो क्या है, स्वीकृत तथ्य हो जाएगा। तो प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका अपत्नी है तथा गगन पुत्री है। उनका विवाह 1/1/2001 को मुंगेली में हुआ था। ये एडमिटेड फैक्ट है। और आगे एक और है, तथा अनावेदक लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ है। तो ये एक पूरा क्या है, एडमिटेड फैक्ट है दूसरी कंडिका। अब हम लोग तीसरी कंडिका में आवेदिका का पूरा जो संक्षिप्त कथन है उसकी क्या है, आवेदन का संक्षिप्त कथन लिखा जाता है। तो वो तीसरी कंडिका में हम लोग लिखेंगे। अब हम कंडिका 3 देखते हैं। कंडिका 3 में जितने भी आवेदिकागण ने अपने आवेदन में कथन किए हैं उसकी सारी बातों को कंडिका 3 में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो जैसे कि हमने केस के फैक्ट को ठीक से सुना नहीं होगा, तो यहाँ से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। सारी बातें यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आवेदक की हो या अनावेदक के हो या आवेदिका के हो। तो आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र संक्षिप्त में यह है कि अनावेदक ने पुत्री गगन के जन्म के पश्चात आवेदिका के साथ अक्सर मारपीट कर क्रूरता करना शुरू कर दिया और अक्सर विवाह विच्छेद की धमकी देने लगा। अनावेदक के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण ही आवेदिका अपनी अप्राप्त पुत्री अपने माता पिता के साथ मुंगेली में रहना पड़ रहा है। अनावेदक ने आवेदिका गण को कभी भी अपने निवास घर वापस लेने का प्रयास नहीं किया और न ही उसने आवेदिका गण को भरण पोषण की कोई राशि प्रदान किया है। अनावेदक लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्री हैं, जिससे प्रति माह 20,000 रुपये आय अर्जित करता है। आवेदिका कोई कार्य नहीं करती है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, वह अपनी एवं अप्राप्त पुत्री का भरण पोषण करने में असमर्थ है। अतः आवेदिका ने स्वयं के लिए 6,000 रुपये तथा पुत्री के लिए 4,000 रुपये, कुल 10,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। तो ये सारी बातें क्या हैं, आवेदिका के ही कथन है, जो कहाँ दिया रखे हैं, पेपर में ही दिया रहता है या ये आपके आवेदन पत्र में उल्लेख रहता है। तो ये कंडिका 3 में जो सारी बातें रहते हैं आवेदन का ही उल्लेख किया जाता है। अब हम लोग कंडिका 4 में देखते हैं। कंडिका 4 में है अनावेदक के जो जवाब दावा दिया रहता है, आवेदन के जो जवाब दिया रहता है उसकी बातें को कंडिका 4 में लिखा जाता है संक्षिप्त रूप में। तो अनावेदक ने अपने जवाब दावा प्रस्तुत कर क्या किया है, आवेदिका के आवेदन का विरोध किया है तथा कथन किया है कि आवेदिका उसके अनुपस्थिति में बिना किसी पर्याप्त कारण के, देखिए ये जो डिफेंस ले रहे हैं क्या है, यहाँ से उसका डिफेंस चालू हो जाता है, बिना किसी पर्याप्त कारण के। देखिए जब 125 पढ़ते हैं तो उसमें एक कारण लिखा रहता है, 3 चीज़ों पर भी भरण पोषण राशि प्राप्त नहीं होती है। पहला क्या है, सहमति के बिना आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। दूसरा क्या है, अधिक जार कर में हमें है तो, और ये तीसरा बिना किसी पर्याप्त कारण के। तो क्या है, भरण पोषण राशि नहीं मिलता है। तो ये एक डिफेंस लेके चल रहा है कि अनुपस्थिति बिना किसी पर्याप्त कारण के दाम्पत्य निवास छोड़ दिया है तथा अपने माता पिता के साथ रहने लगी। अनावेदक ने आवेदिका को वापस दाम्पत्य निवास लाने का प्रयास किया, किंतु क्या है, आवेदिका वापस आने से इनकार कर दी। आवेदिका अपने माता पिता की एकलौती पुत्री हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि अनावेदक नौकरी छोड़कर घर जमाई की तरह रहे, किंतु अनावेदक राजामंद नहीं था। अनावेदक लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्री हैं। इसने देखिए अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है कि वो लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्री हैं, किंतु प्रति माह कटौती के पश्चात उसको कितना 15,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है। आवेदिका प्रशिक्षित शिक्षिका है। ये क्या लिख रहा है, एक और डिफेंस लिख रहे हैं कि आवेदिका जो है प्रशिक्षित शिक्षिका है, 10,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रही है। वह अपनी एवं उन पुत्री की भरण पोषण करने में सक्षम है। अनावेदक ने आवेदिका गण का भरण पोषण करने से कभी कोई इनकार या उपेक्षा नहीं किया है। आवेदिका गण उसके साथ रहे तो वह
भरण पोषण करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो बातें हैं कंडिका 4 में है, वो आनावेदक का जो जवाब दावा प्रस्तुत किया था वहाँ से हम लोग उसको उठाते हैं और उसको संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें दिया रहता है या आपको जो केस रहता है उसमें जो उसके जवाब दावा रहता है उसको लिखते हैं संक्षिप्त भाव में सारे रूप को। और ये आवेदिका का हो गया, ये अनावेदक का हो गया, तो दोनों का है। ये सारी बातें यहाँ से आपको केस क्लियर समझ में आ जाएगा। अब कंडिका 5 में जो लिखते हैं कि क्या है विचारणीय प्रश्न, कोर्ट के समक्ष अब क्या क्या विचारणीय प्रश्न आएगा इस केस में, उसको कंडिका 5 में लिखते हैं। तो कंडिका 5 तक पूरी एक क्या है फॉर्मेट के रूप में ही है, जहां आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट उसको आपको उतारते चलते जाना है। देखिए पार्टी का नाम हो गया, पहला कंडिका में क्या रहेगा, दूसरा कंडिका स्वीकृत तथ्य रहेगा, तीसरा आवेदिका का रहेगा, चौथा अनावेदक और पांचवा क्या है विचारणीय प्रश्न के क्या क्या इनके समक्ष जो विचारणीय प्रश्न बनाए जाए। तो अब कंडिका 5 में हम लोग देखेंगे विचारणीय प्रश्न। अब हमारा पांचवा कंडिका रहेगा विचारणीय प्रश्न। जब हम लोग इस केस में निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे तो इस विचारणीय प्रश्न के ही एक एक करके इसका निष्कर्ष दिया जाएगा, तभी केस का निराकरण होगा। तो पांचवा कंडिका में हमारा क्या क्या इस प्रकरण में जो विचारणीय प्रश्न बनकर आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो पांचवा कंडिका में जो विचारणीय प्रश्न बनाया जाता है उसको लिखा जाता है। तो विचारणीय प्रश्न क्या क्या है रहेगा इस केस में, उसको हम लोग देखते हैं। तो विचारणीय प्रश्न लगभग भरण पोषण के केस में वही रहता है जो हर एक केस में रहता है। तो क्या है इस केस में विचारणीय प्रश्न, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या है पहला विचारणीय प्रश्न क्या है, क्या अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण से इनकार एवं उपेक्षा किया है। पहला है इनकार एवं उपेक्षा हमारा विचारणीय प्रश्न है। दूसरा हमारा विचारणीय प्रश्न है क्या आवेदिका के पास स्वयं एवं अप्राप्त व पुत्री का भरण पोषण करने हेतु पर्याप्त साधन नहीं है। दूसरा विचारणीय प्रश्न है क्या आवेदिका के पास भरण पोषण करने हेतु पर्याप्त साधन नहीं है। तो ये दो विचारणीय प्रश्न हो गए। और तीसरा है क्या अनावेदक आवेदिका एवं अप्राप्त व पुत्री का भरण पोषण करने हेतु पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति हैं। ये तीसरा विचारणीय प्रश्न। और चौथा है सहायता एवं व्यय। तो ये तीन विचारणीय प्रश्न का हम लोग नीचे एक एक करके निराकरण करेंगे, एक एक बिंदु पर हम लोग निष्कर्ष देंगे और अंतिम में केस का निराकरण क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा वो देखेंगे। तो पहला क्या है इनकार एवं उपेक्षा किया है। दूसरा क्या है आवेदिका स्वयं एवं अप्राप्त पुत्री का भरण पोषण करने में पर्याप्त साधन नहीं है। तीसरा है क्या अनावेदक साधन संपन्न व्यक्ति हैं। और चौथा क्या है सहायता एवं व्यय। तो ये क्या है विचारणीय प्रश्न है। इस विचारणीय प्रश्न में एक एक करके अब हम लोग नेक्स्ट कंडिका से कंडिका 7वां से क्या है निष्कर्ष देखेंगे। तो पहला बिंदु 1 में निष्कर्ष देंगे, 2 में निष्कर्ष देंगे, 3 में निष्कर्ष देंगे। अब यहाँ से हम लोगों को साक्ष्य संकलन चालू हो जाएगा और इसमें हम लोग 6वें कंडिका में लिख दिए हैं कि कौन कौन पक्ष के क्या क्या विटनेसेस कराए हैं। तो आवेदिका ने अपने पक्ष प्रमाणित करने हेतु स्वयं का परीक्षण आवेदिका साक्ष्य 1 के रूप में एवं अपने पिता का आवेदिका साक्ष्य 2 के रूप में परीक्षण कराया एवं तथा अनावेदक ने स्वयं का, अनावेदक भी साक्ष्य होगा, तो अनावेदक ने स्वयं का अनावेदक साक्षी 1 के रूप में तथा अपनी मां का अनावेदक साक्षी 2 के रूप में परीक्षण किया और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने इन साक्ष्यों का प्रति परीक्षण किया। अब यहाँ से हम लोगों को जो केस में दिया रहता है, जो बाद में लिखा रहता है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या है अब साक्ष्य संकलन देखेंगे नेक्स्ट बिंदु क्रमांक से। तो पहले हम लोग इसका साक्ष्य संकलन करेंगे कि भरण पोषण करने में उपेक्षा या इनकार किया है। इस बिंदु में हम लोग साक्ष्य संकलन करेंगे कंडिका 7 से। आगे वीडियो में धन्यवाद।